वेलकम टू पीएस कॉर्नर और मैं हूं शिखा गुप्ता और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क्स के बारे में। क्या है ये और राजस्थान में इनकी क्या संभावनाएं हैं। ये टॉपिक हाल ही में आरएस मेंस के सिलेबस में ऐड हुआ है, तो इस टॉपिक को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं और कहाँ किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। जनरली जो क्वेश्चन यहाँ से आएगा वो संभावनाओं पर आधारित रहेगा कि राजस्थान में क्या स्कोप्स हो सकते हैं, तो हमारा फोकस उसी पे रहेगा। पर उससे पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि होते क्या हैं ये जियो पार्क्स। ठीक है, तो एक एक करके हम सारी चीजें समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम जियो पार्क को डिफाइन कर लेते हैं। ये जो परिभाषा है जियो पार्क की, ये परिभाषा यूनेस्को की साइट पर दी हुई है। ठीक है, तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन है ये, तो सिंपली यूनेस्को की जो टेक्निकल इसकी डेफिनेशन है ये वही है। तो इसमें शब्दों को पकड़ते हैं हम, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। अगर एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाए कि जियो पार्क्स क्या होते हैं और उनकी राजस्थान में संभावनाएं, तो हमें सबसे पहले उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। तो डेफिनेशन क्या है, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क होते क्या है, एकल यानी कि ये सिंगल यूनिट होते हैं, यानी कि पूरा जो रीजन होना चाहिए वो पूरा रीजन एक सिंगल रीजन के जैसा लगना चाहिए। एकीकृत मतलब वही यूनिफाइड, कि सारा जो क्षेत्र है वो यूनिफाइड होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। भौगोलिक क्षेत्र, एक ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए जहां संरक्षण यानी कंजर्वेशन, शिक्षा एजुकेशन और सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की समग्र अवधारणा के साथ अंतरराष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्व, क्या भूवैज्ञानिक महत्व के स्थलों और परिदृश्यों यानी साइट्स के बारे में और जो वहां का लैंडफॉर्म है उसके बारे में उसका प्रबंधन किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है। तो यानी जियो पार्क्स क्या है, एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया है जो सिंगल और यूनिफाइड हो, यानी एकल हो और एकीकृत हो। एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र, सबसे पहली चीज भौगोलिक क्षेत्र है, ये कोई पॉलिटिकल यूनिट नहीं है, ये एक भौगोलिक क्षेत्र है, ज्योग्राफिकल रीजन है, वो जो एक जैसा लगे, जो बिल्कुल यूनिफाइड सा लगे। ठीक है, तो सिंगल और यूनिफाइड भौगोलिक क्षेत्र है जहां हम बात किस किस की कर रहे हैं, संरक्षण की यानी उस एरिया की, कंजर्वेशन की, उस एरिया के बारे में लोगों को शिक्षित करने की, उस जियोलॉजी के बारे में लोगों को शिक्षा देने की, और सतत विकास यानी वहां के लोगों का इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। तो सतत विकास की हम बात कर रहे हैं कि आगे आने वाली पीढ़ियां भी उस जियोलॉजी का फायदा ले सकें, कि समग्र अवधारणा के साथ, यानी इसमें तीनों चीजें आएंगी, कंजर्वेशन, उसकी शिक्षा और उसका सतत विकास। सबसे पहले हमने उस चीज को बचाया, उसके बारे में लोगों को बताया और उसका और विकसित किया, उसका डेवलपमेंट किया। ठीक है, तो अवधारणा के साथ अंतरराष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्व की, यानी जियोलॉजी इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो भूवैज्ञानिक महत्व के स्थलों और परिदृश्यों का प्रबंधन है। ठीक है, सिंपली आप समझ गए क्या क्या इसके कीवर्ड्स है। तो जब भी आप इसकी परिभाषा लिखेंगे तो इन कीवर्ड्स को पकड़ के चलेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जियोलॉजी होनी चाहिए, जियोलॉजिकली वो इंटरनेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। वहां की जियोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे कुछ खास बातें बताती हो लोगों के, जैसे पृथ्वी के इतिहास के बारे में बताती हो, चट्टानों के इतिहास के बारे में बताती हो, किसी विशेष प्रकार की चट्टानें वहां मिलती हो या कोई ऐसी चीज मिलती हो जियोलॉजी में जिसे देखकर ही लगे कि ये कुछ विशेष प्रकार की गतिविधि इस क्षेत्र में हुई थी जो पृथ्वी के भूगर्भ से संबंधित थी। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हो गई। इसमें खास बात यह है कि बॉटम अप व्यू है। ये बॉटम अप व्यू मतलब जो वहां के स्थानीय समुदाय हैं, यानी उस ज्योग्राफिकल एरिया में, उस भौगोलिक क्षेत्र में जो भी लोग रह रहे हैं, वो स्थानीय समुदाय जो है उसकी भी भागीदारी इसमें ली जाएगी। चाहे वो जो लोग वहां रह रहे हैं, चाहे अगर वो एक टूरिस्ट प्लेस है तो वहां के जो पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं, जो वहां के जो ऐसे लोग हैं जो रोजगार कर रहे हैं पर्यटन में, वहां का जो लोक प्रशासन हो गया, मतलब वहां की हर चीज इसके अंदर शामिल की जाएगी। तो बॉटम अप व्यू है, स्थानीय समुदायों से उठा के हम इसको इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहे हैं। तो स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए सतत विकास किया जाता है। तो ये एक बॉटम अप व्यू है। ठीक है, तो जियोलॉजिकल पार्क होते क्या है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, ये आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में कोई भी इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कोई भी साइट्स हो, लैंडफॉर्म हो या सीन हो, उसको हमें यहाँ मैनेज करना है। किस एंगल से, कंजर्वेशन, एजुकेशन और उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की अवधारणा के साथ। ठीक है, तो ये इसके कीवर्ड है। फिर आगे हम बात कर सकते हैं जियो डाइवर्सिटी, जो हम बात करें ना जियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होना चाहिए वो, कि वो वैज्ञानिक रूप से अंतरराष्ट्रीय महत्व का होना चाहिए। तो हम बोलेंगे किसी की क्या होगा वो महत्व, तो जियो डाइवर्सिटी यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ
भूवैज्ञानिक विविधता की। तो होती क्या है ये, तो पृथ्वी की सामग्रियों, जो पृथ्वी की जितनी भी सामग्री हैं और रूप हैं, जैसे कोई भी खनिज मिनरल हो सकती है, चट्टान यानी रॉक हो सकते हैं, जीवाश्म हो सकते हैं फॉसिल्स, स्थलाकृति हो सकती है टोपोग्राफी, अवसाद हो सकते हैं सेडिमेंट्स, जल हो सकता है, मिट्टी हो सकती है, मतलब कोई भी चीज जो पृथ्वी की सतह से संबंधित हो। मिनरल किस में मिले हमें, रॉक्स में मिले, चट्टानों में, चट्टानों के अंदर हमें जीवाश्म मिले, फॉसिल्स यानी उसके अंदर या तो ऐसा कोई विशेष खनिज मिलता हो, या वो चट्टान की संरचना बनावट, या उस चट्टान में कोई ऐसी खास बात हो, उसकी इरोजन, उसका अपरदन कुछ इस प्रकार से हुआ हो कि कोई विशेष स्थलाकृति उससे बनती हो, या वहां पे उस चट्टान में कोई विशेष प्रकार के जीवाश्म मिलते हो, फॉसिल्स मिलते हो, कोई ऐसी स्थलाकृतियां बनती हो जैसे मशरूम रॉक बनी कोई विशेष प्रकार की, ठीक है, कुछ भी विशेष प्रकार की कोई स्थलाकृति बननी चाहिए। अवसाद मतलब उसमें कुछ इस प्रकार के सेडिमेंट्स हो जो विशेष हो, कि भाई इस अवसाद से ऐसी चट्टान बन गई, वाओ ये तो डिफरेंट है। जल मतलब वहां का जल जो है वो कुछ अलग प्रकार के हो, या जल में कुछ विशेष प्रकार के मिनरल्स मिलते हो। मिट्टी, वहां की मिट्टी अलग हो, सॉइल अलग हो, कोई मिट्टी का कोई अलग ही कलर हो, मान लो पर्पल कलर की मिट्टी हो, ठीक है, तो मिट्टी कुछ अलग प्रकार की हो, तो में पाई जाने वाली विविधता को भू विविधता कहते हैं, ठीक है। तो भूवैज्ञानिक विविधता उस क्षेत्र में होनी चाहिए, यानी इन चीजों में से कोई एक ऐसी खास चीज होनी चाहिए उस जगह में, चाहे वहां की खनिज हो, चाहे वहां की चट्टान हो, चाहे वहां का जीवाश्म हो, चाहे स्थलाकृति, अवसाद, जल या मिट्टी, इनकी कोई खास बात होनी चाहिए, ठीक है। यह पृथ्वी की उत्पत्ति और निर्माण की प्रक्रिया को समझने में क्या होती है, सहायक होती है। कि भाई यहाँ पे मान लो विशेष प्रकार की मिट्टी मिल रही है, तो मिट्टी किससे बनेगी, चट्टान से बनेगी। तो जब वो चट्टान से मिट्टी बनेगी तो हमें पता चलेगा कि ये चट्टान यहाँ पे इस प्रकार की चट्टान कैसे बनी, तो यानी यहाँ पे कोई विशेष प्रकार की विवर्तनिकी या टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई होगी, जिससे ये विशेष प्रकार की चट्टानें हमें यहाँ मिल रही हैं। तो कोई जियोडाइवर्सिटी यहाँ पे कोई विशेष प्रकार की होनी चाहिए, तो हम उसे जियोलॉजिकल साइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब अगर इतना आपको समझ में आ गया, तो जैसे ही आपसे पूछेंगे कि राजस्थान में इसकी संभावनाएं, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। कुछ मैं आपको बताऊंगी, कुछ आप अपने विचार से भी और सोच समझ के इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि ये संभावनाओं भरा प्रश्न है, तो पूरा आसमान आपके लिए खुला है, आपके दिमाग में जो आए आप वो यहाँ लिख सकते हैं। कुछ एक विशेष आइडियाज भी मैं आपको इसके लिए दूंगी, तो थोड़ा सा बने रहिए, ज्यादा बड़ी क्लास हम ये नहीं लेंगे। अब इसमें हम सबसे पहले जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ स्कोप है राजस्थान में इसका। तो हम बात करें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारत का भू सर्वेक्षण वाला जो विभाग है, उसने राजस्थान की 12 साइट चुनी है जिनको जियो हेरिटेज साइट घोषित किया है, यानी कि ये भूवैज्ञानिक रूप से इंपॉर्टेंट है। तो ये साइट्स तो ऑब्वियसली संभावना युक्त हैं, तो सबसे पहले इन्हीं को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है। तो ये 12 साइट है। आपके एग्जाम में बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ से आएगा नहीं, एक छोटा ही क्वेश्चन बनेगा, मैक्सिमम 10 वर्ड्स का, अगर 10 मार्कर भी आता है तो 100 वर्ड्स का होगा, तो 100 वर्ड्स में आप बहुत ज्यादा नहीं लिख सकते, तो इनके नाम भी अगर आप याद कर लेंगे और थोड़ी थोड़ी विशेषताएं जो मैं आपको बता रही हूँ वो समझ लेंगे तो इतना काफी है। तो पहला हम इसमें देख रहे हैं वो कौन सा है, जावर उदयपुर। तो जावर माइंस के बारे में तो आप सभी को पता होगा, जावर खानों के बारे में, जो कि उदयपुर में है, जहां महाराणा लाखा के समय पहली बार चांदी मिली थी, ठीक है। तो वहां की खाने बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट है, सीसा, जस्ता, चांदी ये सब मिल रहा है। तो जावर खान जो है वो जियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। इसके अलावा रामगढ़ क्रेटर 12 में जो है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम आपने पढ़ाई होगा कि रामगढ़ क्रेटर जो 12 में है, ऐसा माना जाता है कि एक समय पर लगभग आज से 180 या 150 मिलियन वर्ष पहले वहां पर एक उल्का पिंड गिरा था। उस उल्का पिंड के गिरने से, उसके इम्पैक्ट से वहां पर एक क्रेटर का निर्माण हो गया, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ की चट्टानों में कुछ परिवर्तन हुए इस वजह से। तो रामगढ़ क्रेटर साइट है 12 में। मीटेओराइट यानी मीटेओराइट इम्पैक्ट, यानी कि उल्का पिंड के गिरने से यहाँ पर एक क्रेटर का निर्माण हुआ है। अगली आकलवुड फॉसिल पार्क, ये तो हम सभी को पता ही है, जैसलमेर में स्थित है। और इस जगह की इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पर हमें मिलते हैं जुरासिक काल के, है ना, जुरासिक पीरियड की बात कर रहे हैं, जो कि आज से लगभग 150 से 180 मिलियन वर्ष पहले था। तो उस समय की बात कर रहे हैं, उस समय के जंगलों के लकड़ी यहाँ मिलती है। हो सकता है उस समय यहाँ जंगल रहे हो और उनकी लकड़ियां और उसमें जो जीवाश्म थे, फॉसिल्स थे, वो यहाँ हमें मिलते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान का एक वाइल्ड लाइफ जो है इंपॉर्टेंट प्लेस है, बायोस्फीयर है। और मरु उद्यान, जो राष्ट्रीय मरु उद्यान के नाम से जैसलमेर में है, उसके अंतर्गत है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ विशेष प्रकार के हमें जीवाश्म मिल रहे हैं, तो ये जीवाश्म के लिए इंपॉर्टेंट है। ये चट्टानों के लिए इंपॉर्टेंट है, चट्टान व खनिज।
इसकी हम बात करें, यहाँ की इंपॉर्टेंस क्या है, चट्टान व खनिज। फिर हम बात करें जोधपुर ग्रुप मालानी आग्नेय चट्टानें। अब ये क्या है भाई, मालानी एक समय पर मारवाड़ की एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, है ना। मारवाड़ और मेवाड़ आपको पता ही है, प्राचीन नाम है। और आज के समय जो मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर में, उसके नीचे ये चट्टानें हमें मिलती है जोधपुर में। तो जोधपुर में यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि आग्नेय चट्टानें हैं उस मेहरानगढ़ फोर्ट के नीचे, और जो मेन सिटी है उसके नीचे। और ऐसा माना जाता है कि एक समय पर यहाँ वोल्केनो बर्स्ट हुआ था, ज्वालामुखी फटा था। अब ये वो क्षेत्र है जहां ज्वालामुखी फटने की संभावनाएं नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डेजर्ट रीजन है, हमें पता है डेथी सी के अवशेष यहाँ मिलते हैं। तो हो सकता है इसलिए जब प्लेटों की टक्कर हुई थी, हम बोल सकते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इसकी यूरेशियन प्लेट की, तो यहाँ पे ज्वालामुखी फटा हो। अब ऑब्वियसली उसके ऊपर इतनी ज्यादा रेसिडेंशियल साइट है तो ज्यादा एक्सकेवेट हम नहीं कर सकते, बट हो सकता है इसलिए बनी हो। तो ये चट्टानें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी के इतिहास के बारे में, है ना, कि पृथ्वी के इतिहास में शायद ऐसी कोई गतिविधि हुई कि यहाँ भी ज्वालामुखी फटा हो। यहाँ आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स हमें मिलती हैं। तो यहाँ की खास बात क्या है, चट्टानें, आग्नेय चट्टानें व ज्वालामुखी, हम बोल सकते हैं वोल्केनो। ठीक, फिर हम बात करें वेल्डेड टफ, जोधपुर में मिलते हैं। अब टफ क्या होते हैं? टफ बेसिकली एक विशेष प्रकार की चट्टान होती है जो कि किससे बनती है कि जब ज्वालामुखी फटता है, वोल्केनो बर्स्ट होता है, तो उसमें से राख निकलती है, ऐश निकलती है और वो हवा में उड़ जाती है। और धीरे धीरे वो जो ऐश है, वो राख है, वो धीरे धीरे डिपॉजिट होके संगठित होने लगती है और एक चट्टान का रूप ले लेती है। तो उस चट्टान को हम टफ कहते हैं, जो ज्वालामुखी की राख के संगठित होकर चट्टान बनने से बन जाती है। इस जो प्रक्रिया होती है ना संगठित होने की, इसको हम बोलते हैं लिथिफिकेशन, शिलीभवन, लिथिफिकेशन, शीलीभवन। इसका मतलब होता है कि जैसे जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, अवसादी चट्टानें, वो कैसे बनती है कि परत दर परत कुछ सेडिमेंट्स जो होते हैं वो जमा होते जाते हैं, अवसाद जमा होते जाते हैं और धीरे धीरे अपने ही प्रेशर यानी दबाव के कारण एक चट्टान का रूप ले लेते हैं, ठोस रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिथिफिकेशन या शिलीभवन। तो शिलीभवन अगर हो जाता है वोल्केनिक ऐश का, ज्वालामुखी की राख का, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं टफ। ठीक है, तो वही जोधपुर में हमें ये, जहां पर हमें ये आग्नेय चट्टानें मिल रही है, उसी के पास हमें वेल्डेड टफ मिलती है। वेल्डेड टफ का मतलब वो जो टफ है उसमें भी एक प्रकार से बड़ी सारी चट्टान बन गई है, उसमें वेल्डिंग टाइप हो गई है। ठीक है, तो वेल्डेड टफ मिलते हैं जोधपुर में, ये भी खास इंपॉर्टेंट है, चट्टानें व ज्वालामुखी। क्रिया होगी ना इंपॉर्टेंट, जो हमें पृथ्वी के इतिहास के बारे में बता सकती है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर स्ट्रोमेटोलाइट पार्क, ये स्ट्रोमेटोलाइट पार्क दो है राजस्थान में, एक तो उदयपुर में झामरकोटड़ा में, दूसरी है चित्तौड़गढ़ भोजुंडा में। स्ट्रोमेटोलाइट पार्क क्या होते हैं ये हम समझ लेते हैं। स्ट्रोमेटोलाइट चट्टानें होती हैं, रॉक्स, ये कब बनती हैं? अगर मान लीजिए स्ट्रोमेटोलाइट, अगर कहीं पर कार्बोनेट है ना, कार्बोनेट समझते हैं, कार्बन का एक यौगिक होता है, तो कार्बोनेट है, अगर कार्बोनेट के साथ ब्लू ग्रीन एल्गी जुड़ जाए, नील हरित शैवाल, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम स्ट्रोमेटोलाइट चट्टान कहते हैं। ठीक है, अब ब्लू ग्रीन एल्गी आपको पता होगा कि पृथ्वी के इतिहास में, यानी अगर पृथ्वी पे हम पहले जीव की बात करें, फर्स्ट लाइफ की बात करें, तो वो ब्लू ग्रीन एल्गी थी, नील हरित शैवाल थे। तो ये हमें पृथ्वी पर पहले जीवन का संकेत देते हैं, यानी राजस्थान में पृथ्वी का पहले जीवन के साक्ष्य उपलब्ध है। तो ये इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है स्ट्रोमेटोलाइट रॉक्स, दोनों जगह हैं, एक तो झामरकोटड़ा में भी है उदयपुर के पास, और एक भोजुंडा चित्तौड़गढ़ में भी है। जो झामरकोटड़ा उदयपुर में है, यहाँ पर तो हमें जो है चट्टानें मिलती हैं, आपको पता ही है, रॉक फॉस्फेट मिलता है। तो ये खास बातें हैं इन दो जगह की, चट्टानें भी और जीवाश्म भी। ठीक है, आगे हम बात करें ग्रेट बाउंड्री फोल्ड जो सातूर बूंदी के पास है। अब राजस्थान में ऑब्वियसली अरावली और विंध्यन
पर्वत श्रेणी दोनों का जंक्शन है, दोनों का एक जगह है जहां पर दोनों मिलते हैं। तो जो विंध्यन श्रेणी है जो कि काफी सारे राज्यों में फैली हुई है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तक जाती है, इसके कुछ अवशेष जो है पूरे बहुत लंबाई में फैली हुई है और लगभग उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को ये अलग अलग करती है। तो विंध्यन जो श्रेणी है वो एक तरह से एक ब्लॉक माउंटेन है, एक भ्रंशोत्थ पर्वत है। भ्रंशोत्थ पर्वत जिसके आसपास एक भ्रंश होना चाहिए, एक फॉल्ट होना चाहिए। अब ये जो फॉल्ट है, जो भ्रंश है, वो लगभग कई जगह जो है लगभग वैनिश सा हो गया है, समाप्त सा हो गया, दिखाई नहीं देता। क्यों? एक तो बहुत ज्यादा इरोजन हो गया, उसका अपर्दन हो गया। दूसरी बात, जो इसका इरोजन अपर्दन हो गया उसके बाद इसमें फोल्डिंग भी हो गई, यानी कि दोबारा से वलन भी पड़ गया, क्योंकि जब चट्टानें टकराई आपस में, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, तो उस समय के वलन के कारण भी इसमें कुछ मोड़ पड़ गए। तो ये जो फॉल्ट है, ये जो दरार है, ये भ्रंश है, ये हमें साफ साफ नहीं दिखाई देता। लेकिन ये वो जगह है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो राजस्थान तक ये एक्सटेंड होती है, अरावली के सारे, तो यहाँ पर हमें कुछ हद तक ये दिखाई देती है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक फॉल्ट के कारण, भ्रंश के कारण, क्योंकि हमें पता चलता है पृथ्वी के जो है टेक्टोनिक एक्टिविटीज, विवर्तनिकी क्रियाओं के कारण, तो इसलिए ये जगह इंपॉर्टेंट है। अगली है गोसान, राजपुरा, दरीबा, राजसमंद। तो ये प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें हैं राजसमंद में। राजपुरा दरीबा आपको पता ही है, यहाँ पे खनिजों के लिए काफी हम इसको पढ़ते हैं, राजपुरा दरीबा राजसमंद में। ठीक है, तो ये जो जगह है राजसमंद में, यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें मिलती हैं। दूसरी खास बात क्या है, इन चट्टानों का हुआ है केमिकल इरोजन, यानी कि रासायनिक अपर्दन हुआ है। और इस रासायनिक अपर्दन के कारण बेसिकली क्या है यहाँ पे, इसका कारण ऑक्सीडेशन, यानी चट्टानों का क्या हो गया, बहुत ज्यादा ऑक्सीकरण हो गया है। जो इतनी पुरानी चट्टानें हैं ना प्री कैम्ब्रियन काल की, जो पृथ्वी के इतिहास के बारे में हमें सबसे पुरानी पता है, उनका ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो गया है, यानी कि इनका ऑक्सीकरण हो गया है। तो ये हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट चट्टानें हैं कि इतनी पुरानी चट्टानें, उनके केमिकल इरोजन से क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। तो ये गोसान, राजपुरा, दरीबा, राजसमंद में खास बात है। फिर है सेंड्रा ग्रेनाइट, पाली में। भाई जो प्रकृति है वो सबसे बड़ी मूर्तिकार है, ये तो आपने सुना ही होगा, और यहाँ पे ये हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ग्रेनाइट की चट्टानें हैं पाली में, सेंड्रा में, और इनका इतना अच्छा यहाँ खूबसूरत अपर्दन हुआ है कि अपर्दन के बाद बहुत अच्छी स्थलाकृतियां यहाँ पे बनी है। तो ये जो जगह है ये प्रसिद्ध है अपनी स्थलाकृतियों के लिए, और स्थलाकृतियों की वजह से यहाँ जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हमें संभावना तो एटलीस्ट हम तलाश ही सकते हैं सेंड्रा ग्रेनाइट में। ठीक है, और बर कॉन्ग्लोमरेट में क्या है, बर कॉन्ग्लोमरेट में बेसिकली कॉन्ग्लोमरेट क्या होते हैं ये आपको मैं बता देती हूँ। कॉन्ग्लोमरेट चट्टानें, कॉन्ग्लोमरेट जो चट्टानें होती हैं वो जनरली बनती हैं, जो नदी होती है, नदी के साथ जो कंकड़ बजरी बहकर आ जाती है ना, तो वो नदी के किनारे जमा होती जाती है, और धीरे धीरे परत दर परत जमा होते होते उनका भी लिथिफिकेशन यानी कि शिली भवन हो जाता है, और उसके कारण क्या होती है, चट्टान बन जाती है। तो किससे बनती है ये, रिवर सेडिमेंट, यानी नदी अवसाद है, कोई भी नदी हो सकती है, और इस नदी अवसाद का क्या हो गया, लिथिफिकेशन हो गया, शिली भवन हो गया। ठीक है, तो उससे जो चट्टानें बनेंगी उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्लोमरेट चट्टानें बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये जगह देखो कौन सी है, बर यानी कि पाली की। पाली के आसपास बहुत ज्यादा नदियां तो हम नहीं कह सकते, मारवाड़ वाला क्षेत्र है। ठीक है, ऊपर से यहाँ जो चट्टानें हैं वो कौन सी है, क्वार्टजाइट की चट्टानें, ग्रेनाइट की चट्टानें। भाई अरावली में हमें ये दो चट्टानें मिलती है मुख्य रूप से, अगर पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो। जो क्वार्टजाइट की चट्टानें और ग्रेनाइट की चट्टानें होती हैं ये जनरली इतनी कठोर होती हैं कि पवन से इनको अपर्दित किया जा सकता है, लेकिन जल से ये जनरली अपर्दित नहीं होती, जल में घुलनशील नहीं होती, सॉल्युबल नहीं होती। तो यहाँ पर फिर भी ये जो हमें कॉन्ग्लोमरेट मिले हैं ना, ये कॉन्ग्लोमरेट हमें मिले हैं क्वार्टजाइट और किससे बने हुए, ग्रेनाइट की चट्टानों से बने हुए। इन चट्टानों का यानी कोई नदी है जिस नदी ने क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट की चट्टानों को तोड़ा और उस तोड़ के उसको अपने किनारे पर डिपॉजिट कर लिया, और उसके लिथिफिकेशन शिली भवन से यहाँ पर कॉन्ग्लोमरेट बने हैं, ये इसकी खास बात है। ठीक है, तो ये कॉन्ग्लोमरेट क्यों इंपॉर्टेंट है, भाई कॉन्ग्लोमरेट तो नॉर्मल है, पर एक तो मरुस्थल में ऐसी नदी जो पूरे पहाड़ को काटे, ऊपर से उस पहाड़ को काट दिया जो जल से अपर्दित ही नहीं होता, तो यानी इतनी तेज बहने वाली कोई नदी होगी जिसका वेग जो है बहुत तीव्र रहा होगा। आज नहीं, लेकिन पृथ्वी के इतिहास के बारे में हमें बताती है, खास बात है।
अगला है नेफेलाइन साइनाइट किशनगढ़ अजमेर में। नेफेलाइन साइनाइट में क्या है, यहाँ पे भी वही बात है, पुरानी चट्टानें हैं और हमें मिल रही हैं किशनगढ़ अजमेर के आसपास। तो ये सारी जो है खास जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट है जो राजस्थान में जीएसआई ने, है ना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मार्क की है। अब देखो ये साइट्स तो हमारे इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजें और सोच सकते हो, जैसे जो लूनी नदी है, हम अक्सर पढ़ते हैं कि लूनी नदी का जल बालोतरा के आगे खारा हो जाता है, तो हमने पढ़ा जल और मिट्टी, दो चीजें हमने पढ़ी कि जियो डाइवर्सिटी का पार्ट बनती हैं। तो आप देखो लूनी नदी का जल खारा हो जाता है अचानक से, तो मीठी और खारी दोनों प्रकार की नदी है ये, तो ये भी जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो सकती है। ऊपर से हमारे यहाँ दो जगह ऐसी हैं, हम अक्सर पढ़ते हैं राजस्थान जीके में, दो जगह ऐसी हैं जो नदी के पेटे से नीचे स्थित हैं। हमने अक्सर पढ़ा कि नदी जो है सी लेवल तक क्या करती है, कटाव करती है, तो यानी जो नदी कहीं पर बह रही है तो नदी के नीचे तो कोई स्थल हो नहीं सकता, जितना नदी ने काटा है उतना ही कटाव हुआ होगा इस क्षेत्र में। लेकिन फिर भी दो जगह ऐसी हैं जो नदी के पेटे से नीचे स्थित है, एक तो हनुमानगढ़ जंक्शन जो कि जो हमारी घग्गर नदी है उसके पेटे से नीचे स्थित है, और दूसरा है बालोतरा जो कि लूनी नदी के पेटे से नीचे स्थित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई कैसे वो स्थल बने हैं कि किसी नदी के पेटे से, नदी का जो ड्रेनेज है उससे भी नीचे स्थित है, नदी का जो कटाव है उससे भी नीचे स्थित है। तो ये दोनों भी जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के क्षेत्र हो सकते हैं। बाकी अरावली में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं, जहां पे भी अरावली है, अरावली में कई प्रकार के दुर्लभ खनिज हमें मिलते हैं। कई सारे खनिज तो ऐसे हैं जो पूरे भारत में सिर्फ यहीं पर हमें मिलते हैं, और अरावली खुद ही अपने आप में एक अजूबा है, प्री कैम्ब्रियन टाइप के, पूरे पृथ्वी के इतिहास के बारे में हमें बताती है। समय समय पर इसमें और भी ज्यादा फोल्डिंग हुई है। तो ये सारी चीजें जो है ऑब्वियसली राजस्थान में बहुत सारी संभावनाएं बनाती है कि हमें भी एक यूनेस्को का जियो जो है पार्क का स्टेटस मिल सके, किसी भी हमारे स्थल को। पूरे भारत में फिलहाल कोई भी जगह जो है जियोलॉजिकल पार्क के रूप में दर्ज नहीं है यूनेस्को के अंतर्गत। 44 देशों के 169 स्थल फिर भी इसके अंतर्गत शामिल हैं अभी, तो भारत लेकिन उसमें से एक नहीं है, ठीक है, 169 स्थानों में से भी। अगर हम बात करें इसकी क्या विशेषता है, क्या हो जाएगा अगर हमें पार्क मिल जाएगा, हमें स्टेटस मिल जाएगा अगर ग्लोबल जियो पार्क का, तो उससे क्या हो जाएगा। तो ये समझते हैं कि इसकी खास बात क्या है, क्या हो जाएगा। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं, तो एक तो पहचान मिलती है, तो लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक प्राउड फीलिंग जनरेट हो जाती है। तो सबसे पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि राजस्थान को हमेशा बीमारू राज्यों की कैटेगरी में रखा गया, पिछड़ा राज्य माना जाता है, तो स्थानीय लोगों में वैसे ही पिछड़ापन थोड़ा ज्यादा है। आप देख सकते हो कि शिक्षा का स्तर क्या है, तो थोड़ा सा अगर ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है तो लोगों के अंदर गर्व की जो है बात हो जाती है। इसके बाद विश्व स्तर पर हमें पहचान मिलेगी, संरक्षण की हम बातें करेंगे, शिक्षा की बातें करेंगे, सतत विकास की बातें करेंगे। तो ये चीजें जो है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। फिर पर्यटन विकसित हो जाएगा, सस्टेनेबल जियो टूरिज्म, पर्यटन का विकास होगा तो इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, है ना, डेवलपमेंट होगा, विकास, और ऊपर से रोजगार, एक्स्ट्रा इनकम, सारी चीजें जो है बहुत सारी बदल जाएंगी। वैसे भी राजस्थान में कृषि का जो है, कृषि की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, एग्रीकल्चरल अपॉर्चुनिटीज तो ठीक है, टूरिज्म ही हमारा डेवलप हो जाएगा। सतत विकास की प्रक्रिया में स्थानीय लोग शामिल हो जाएंगे, है ना, जो वहाँ का स्थानीय समुदाय है वो भी इस प्रोसेस में शामिल रहेगा। इसके अलावा जियो हेरिटेज जो साइट है वो जियो टूरिज्म को बढ़ावा देता है, ये हम देख चुके हैं। और अगर हम बात करें क्या इसकी खास बात है, तो 2021 में ही खान और भू विज्ञान विभाग ने राजस्थान में जो भोसुंडा जगह हमने देखी थी ना अभी चित्तौड़गढ़ में, जहां स्ट्रोमेटोलाइट की हमें चट्टानें मिल रही थी, उसको जियो पार्क का मानचित्रण किया है, और ये मेवाड़ सर्किट के पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध स्थल बन सकता है। तो ये जो है चित्तौड़गढ़ प्रशासन ने इसको काफी इंपॉर्टेंस दी है, हो सकता है इसे हम नॉमिनेट कर सके, स्ट्रोमेटोलाइट जो चट्टानें हैं उनको, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी वहां मिल रही है जो कि पृथ्वी पर पहले जीवन का साक्ष्य है। फिर प्राचीन स्थल जो जावर है उसको भी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मेटल्स ने अंतरराष्ट्रीय महत्व का स्थल माना है। तो ये लंदन की सोसाइटी है, लंदन और अमेरिका की, तो इन्होंने भी क्या है इसको इम्पॉर्टेंट माना है। तो हमारे यहाँ काफी सारी संभावनाएं हैं, वर्ल्ड लेवल पर अभी भी हम पहचान बना रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपके लिए काफी काम आएगा एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन अगर आता है तो आप इजीली उसे डील कर पाएंगे, और मुझे लगता है क्योंकि ये नया टॉपिक ऐड हुआ है तो इस बार क्वेश्चन बनने की संभावनाएं भी ज्यादा है। तो अगर आपको ये लेक्चर, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर से लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर। इसके अलावा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
अपने आप कमेंट्स भी हमारे लिए छोड़ सकते हैं। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हैं तो अपने फीडबैक्स जो हैं वो दे सकते हैं। अगर आपके कोई सुझाव हैं, सजेशंस हैं, वो भी आप दे सकते हैं। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। बाय बाय।